हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक। नाउ वी आर हियर लुकिंग एट यूनिट 6 विच इज ब्राउन वुल्फ, अ चैप्टर दैट टॉक्स अबाउट द ब्यूटिफुल रिलेशन बिटवीन अ पेट एंड अ मास्टर। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक डॉग की जिसका ये जो ब्राउन वुल्फ है, ये दो नाम है उसके, दो डिफरेंट मास्टर्स ने उसको ये नाम दिए हैं। बट इज ही एक्चुअली ब्राउन और इज ही एक्चुअली अ वुल्फ, विच मीन्स दैट क्या वो अपने फर्स्ट मास्टर को बिलोंग करता है या अपने सेकंड मास्टर को बिलोंग करता है। सो यहाँ पे वी ऑलवेज नो अबाउट समथिंग दैट डॉग्स दे नेवर लीव देयर मास्टर्स, वो कभी भी अनफेथफुल नहीं होते। एंड दिस स्टोरी इट ट्रूली डिफाइंस द सेम। नाउ वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप क्या करोगे, आप जो है एक्सप्लेनेशन पे जाओगे जो कि प्रीवियस वीडियो में है, एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द वीडियो ऑन यूट्यूब जहाँ पे आपको इतने सारे वीडियोस आ जाएंगे एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड, मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी दैट हाउ यू कैन गो टू अ वेबसाइट एंड लुक फॉर द सेम वीडियो। ठीक है, इजी बिजी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। Say whether these sentences are true or not true. Rewrite the incorrect sentences correctly. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? When the dog arrived at their cottage, Madge and Walt knew where he came from. तो जब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है इधर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो सेंटेंस को करेक्ट करना है। सो जब when the dog arrived at their cottage, Madge and Walt they had no idea कि वो कहाँ से आया है। It came from nowhere. This is the line in the book. तो आप इसको क्या बोलोगे? इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे कि when the dog arrived at their cottage, Madge and Walt. ठीक है, अब यहां पे आप क्या लिखोगे? Had no clue where it came from. ठीक है, सो मैज एंड वॉल्ट हैड नो क्ल्यू वेयर इट केम फ्रॉम। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वोल्फ केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द वॉल्ट एंड मैजेस होम बिकॉज ही वॉज वेरी एडवेंचरस। अब वोल्फ जो था, उनका जो डॉग था, वो बहुत एडवेंचरस था, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर था, उसको बहुत अच्छा लगता था इधर रन करना उधर रन करना, इसीलिए वो हमेशा रन करके उनको छोड़ के चला जाता था। नहीं, तो आंसर इसका क्या है? फॉल्स। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। वाई डिड ही कीप रनिंग अवे? इन सर्च ऑफ हिज मास्टर। सो द वोल्फ केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम मॉल्ट एंड मैजेस होम इन सर्च ऑफ हिज मास्टर। वो अपने मास्टर को ढूंढ रहा होता है, इसीलिए वो बार बार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है। अब नेक्स्ट है Wolf's reaction to Skiff Miller tells us that he was a very friendly animal. No, he was totally unfriendly because they have said that he was very unsociable. Unsociable का मतलब क्या है? That he was very unsociable. He never even let them touch him. So यहाँ पे है Wolf's reaction to Skiff Miller tells us that he was very unsociable and not friendly at all. अब है next question. Skiff Miller gave the dog various commands which he obeyed, thus proving that he belonged to Skiff Miller. तो Skiff Miller ने उसको काफ़ी सारे कमांड्स दिए और डॉग ने बहुत ही अच्छे से उसे फॉलो किया। इससे यस ये प्रूव होता है कि वो Skiff Miller का डॉग है। इसका आंसर हो गया यस, ट्रू। Madge wanted to give the dog a choice in the matter of staying or leaving because she hoped that he would choose to stay back with her and Walt. मैज ने डॉग को ये चॉइस दी थी कि वो मिलर के साथ जाना चाहता है या मैज और वॉल्ट के साथ रहना चाहता है, बिकॉज उसको लगा कि शायद वो उनके साथ रहना चाहेगा। सो यस, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why did Madge and Walt have to work so hard to win over the dog? क्वेश्चन क्या है कि मैज और वॉल्ट को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी to win over the dog? So the answer is Madge and Walt had to work so hard
this is not Wade, this is Walt. Okay, so Madge and Walt had to work so hard to win over the dog because he was very unsociable. अब remember that यहाँ पे जब हम pet animals की बात करते हैं तो जैसे क्या होता है, अगर street dog है, कोई भी normal stray dog है, तो हम उसको बोलते हैं it. लेकिन जब हम किसी animal को अपनी family member की तरह treat करते हैं, pet होता है वो हमारा, तब हम उसको he बोल सकते हैं. So इधर पे हम उसे personify नहीं कर रहे हैं, this is just a pronoun that we are using. So he was very unsociable. तो मैज और वॉल्ट को इतनी ज़्यादा इसीलिए मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा unsociable था, मतलब बहुत unfriendly था. He also did not allow them to touch him. और वो उनको allow भी नहीं करता था कि वो उसे touch भी करें. Next is, in what way did Walt ensure that the dog would be returned to him whenever he ran away? अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि किस तरीके से वॉल्ट ने इंश्योर किया कि जब भी वो भाग जाता था वो वापस उन्हीं के पास आ जाए. वॉल्ट अटैच्ड अ मेटल प्लेट टू द डॉग्स कॉलर. तो उसने क्या किया, जो डॉग का कॉलर होता है उसमें एक छोटा सा मेटल प्लेट अटैच किया, on which his name and address was written. मतलब जिस पे क्या लिखा था, उनका एड्रेस और उनका नाम लिखा हुआ था. In this way, Walt ensured that the dog would be returned to him whenever he ran away. तो इस तरीके से क्या हुआ, he ensured कि जब भी वो भाग जाए कोई ना कोई लाके उन्हें वापस कर दे. He would be returned. अब आते हैं हम नेक्स्ट पे. What did Walt and Madge notice about the dog's repeated disappearances? What did they guess from it? वॉल्ट और जो मैच है, वॉल्ट और मैच जो है, उन्होंने डॉग के रिपीटेड डिसअपीयरेंसेस के बारे में क्या नोटिस किया कि हमेशा जब वो भागता था सो उसका एक पैटर्न था. वो क्या था, व्हाट डिड दे गेस फ्रॉम इट? तो उन्होंने ये नोटिस किया कि वो हमेशा नॉर्थ की तरफ भागता था और उनको लगा कि मे बी दिस इज हिज होमिंग इंस्टिंक्ट. होमिंग इंस्टिंक्ट मतलब जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो हमेशा उस डायरेक्शन में जाते हैं वापस जहाँ उनका एक्चुअल घर होता है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं. सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, Madge and Walt noticed that every time the wolf disappeared. उन्होंने क्या नोटिस किया, every time wolf disappeared, यहाँ पे हम wolf को W कैपिटल कर देते हैं, he went to the north direction. अब हम यहाँ पे वो क्या कहाँ जाता था, he went towards the north direction. अब यहाँ पे एक बात बताओ, towards और to में क्या डिफरेंस है. जैसे सपोज ये आपका घर है और ये जो है, ये लेट्स से ये जो है ये एक मॉल है, ओके और यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे आपका एक स्कूल है. डोंट लुक एट द ड्राइंग, जस्ट अंडरस्टैंड. ये आपका स्कूल है, ये घर है और ये एक मॉल है, ठीक है. अब आपने क्या कहा, आपने बोला, अभी आप मॉल पे हो, आपने बोला मैं घर जा रहा हूँ, आप बोलोगे आई एम गोइंग टू होम. लेकिन आपने क्या कहा, आपको जाना है स्कूल और आपने बोला मैं घर की तरफ जा रहा हूँ. आपने किसी, जैसे कोई होता है ना, कभी कभी कोई पूछता है आप कहाँ जा रहे हो एंड यू एग्जैक्टली डू नॉट वांट टू टेल द पर्सन कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोले अरे बस इसी तरफ जा रहा था. सो इसकी तरफ जा रहा हूँ, इसकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन डेस्टिनेशन कुछ और है, उसको बोलते हैं टूवर्ड्स. तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ही वेंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाता था. They guessed that it was a homing instinct. और उनको लगा ये एक homing instinct है, a natural feeling that takes animals and birds to their homes or original living places. अब हम next देख लेते हैं. Who did Madge and Walt meet on the trail one day? Where had this person come from? तो एक दिन मैज और वॉल्ट ट्रेल पे किसे मिले थे और वो पर्सन कहाँ से आया था. So one day on the trail, Madge and Walt met Skiff Miller. कौन से मिले थे वो, स्किफ मिलर से. He had come from Klondike, a region in northwestern Canada. वो कहाँ से आया था, क्लॉन्डाइक से आया था और वो रीजन कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न कैनेडा में है. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. He lifted one of Wolf's forelegs and examined the foot pads. Who is he? From Wolf's behavior in the past, do you think that the dog would have let any stranger touch him like this? Why or why not? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे उन्होंने बोला कि उसने उसका फोरलेग उठाया, आगे का पैर उठाया, उसको चेक किया, उसके पैड्स चेक करे उसने, फुट पैड्स. किसकी बात कर रहे हैं, हु इज ही? सो ही इज स्किफ मिलर. ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर. फ्रॉम वोल्फ्स बिहेवियर, जो वोल्फ का बिहेवियर है पास्ट में, क्या उससे ऐसा लगता है वो किसी भी स्ट्रेंजर को ये काम करने देगा? From Wolf's behavior in the past, the dog would not let any stranger touch him like this because he was very unfriendly. जो डॉग है वो किसी भी स्ट्रेंजर को उसको इस तरीके से टच नहीं करने देगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कि यू नो वाई और वाई नॉट। अब यहाँ पे जो है कि उसने स्किफ को क्यों अलाउ किया, एज स्किफ मिलर वॉज हिज मास्टर, वो उसका मास्टर था, ही अलाउड हिम टू टच, तो इसीलिए उसने उसको टच करना अलाउ किया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द मैन वॉज एविडेंटली अ ह्यूमरिस्ट, जो आदमी था वो एविडेंटली एक ह्यूमरिस्ट था। वॉट मेड मैच थिंक दिस वे अबाउट स्किफ मिलर, was he really making a joke, give reasons for your answer। अब यहाँ पे जब जैसे ही स्किफ मिलर गया था ब्राउन के पास, या आई शुड से वुल्फ के पास, सो वुल्फ ने बाग किया था। सो मैच को क्या लगा, मे बी एक कोई ह्यूमरिस्ट है जो लोगों को हंसाता है और उसकी वजह से डॉग जो है वो भी बाग कर रहा है। लेकिन was he really making a joke? और आपको क्या लगता है? सो हमारा आंसर होगा when Miller was rubbing the footpads of the dog। तो मिलर जब है वो जब फुटपैड्स उसके रब कर रहा था, डॉग के चेक कर रहा था बेसिकली, he barked and it was for the first time he had ever barked। तो उसने बाग किया और वो पहली बार था जब उसने बाग किया। This made Match think this way about Skiff Miller that he was evidently a humorist। तो इसी के लिए मैच को लगा कि मे बी स्किफ मिलर एक ह्यूमरिस्ट है। No, he was not making a joke. Was he making a joke? No, he was not making a joke. He was the real master of the dog whose name was Brown। वो उसने ऐसा क्यों किया था, वो चेक कर रहा था कि वो कितने टाइम से ट्रेल पे गया है, नहीं गया है, वो कैसा है, and he was his real master and the actual name of the dog was Brown। अब आते हैं, दिस वॉज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड मिलर वॉज क्लियरली डिबेटिंग अबाउट इट इन हिज माइंड। जब मिलर बोलता है ये मेरा डॉग है एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेल हिम एंड आई एम गोइंग टू टेक हिम अवे विथ मी, तब मैच बोलती है वी शुड कंसिडर द फीलिंग्स ऑफ द डॉग और व्हाट द डॉग वांट्स, सो वी शुड लेट हिम डिसाइड वेयर ही वांट्स टू गो। तो तब जो है मिलर जो था उसने सोचा कि ओके बात में पॉइंट तो है, तो वो इसके बारे में उनके दिमाग में डिबेट चल रहा था, मतलब ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट। What was it? It मतलब क्या है? It was the dog's choice। What do you think was going on in Skiff Miller's mind? Skiff Miller के माइंड में क्या चल रहा था और वो इस मामले में डिबेट क्यों कर रहा था? It was the dog's own choice। ये dog, it मतलब यहाँ से it का मतलब है dog की choice। In Miller's mind, a debate was going on। मिलर के दिमाग में एक डिबेट चल रही थी। He was debating the matter because he was unsure whether the dog wanted to stay there with Madge and Walt or go back with Miller। अब वो इस मैटर में क्यों डिबेट कर रहा था? बिकॉज उसको नहीं पता था कि जो डॉग है वो वहाँ पे वॉल्ट और मैच के साथ रहना चाहता है और मिलर के साथ वापस जाना चाहता है, इसलिए उसके दिमाग में ये डिबेट चल रहा था। अब आते हैं हम नेक्स्ट। Do you think the dog tried to tell Skiff, Madge and Walt to stay together? What makes you say so? अब क्या तुम्हें लगता है कि डॉग जो था वो चाहता था ये तीनों साथ में रहें? यस, डॉग यही चाहता था। कैसे? क्योंकि जैसे ही स्किफ मिलर जाने लगा तो सबसे पहले उसने क्या किया था, उसने उसकी स्लीव्स को पकड़ लिया था, उसने उसके पैर के पास गया और उसको धक्का दे रहा था, मतलब उसको पुल कर रहा था वापस जाने के लिए। लेकिन जब स्किफ मिलर नहीं रुका तब वो वापस गया मैज और वॉल्ट के पास और उसने क्या किया, वॉल्ट को उठाने की कोशिश करी और मैज को मतलब वो करने की कोशिश करी कि तुम भी मेरे साथ चलो, इनके साथ चलो या उसको रोको। बट व्हेन नोबडी डिड एनीथिंग, तो व्हाट डिड ही डू? ही वेंट विथ स्किफ मिलर। तो यही आंसर हम लिखेंगे। Yes, I think Brown did so because when Miller was leaving that place, जब मिलर जा रहा था, the dog went after him, caught his hand between his teeth and tried to stop him but failed। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेके जाने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं गया तो उसको छोड़ना पड़ा। Failing to do so, जब वो नहीं कर पाया, Brown raced back to Walt and Madge। वो वापस गया वॉल्ट और मेज के पास, tried to convince them to go after Miller to stop him and not let him go। कि मिलर को जाके ये बोलो कि उसको रोक लो, उसको वापस लेके आओ, उसको कन्विंस करो कि वो ना जाए। This makes us say so, and now this makes us say कि yes, the dog wanted all three of them to live together। नेक्स्ट है, डिड द डॉग मेक अ फर्म डिसीजन इन द एंड? हाउ डू यू नो? डिड द डॉग मेक अ फर्म डिसीजन? क्या डॉग ने एक पक्का जो है इरादा कर लिया था लास्ट में? येस और नो? येस। क्यों? क्योंकि जब फाइनली उसने देखा कोई मूव नहीं कर रहा है, जो स्किफ मिलर है वो चला जा रहा है, वॉल्ट और मैच दे आर नॉट मूविंग, तब he finally took a run and he went with Skiff Miller without even looking back for once। Yes, I think so because
Yes, I think so because when his master started walking on the trail, जब उसके मास्टर ने ट्रेल पे वॉक करना स्टार्ट किया with Miller on his way back home, okay, he not even once turned his head towards Walt and Madge. जब उसने उसकी तरफ जाना स्टार्ट किया उसने एक बार पलट के भी नहीं देखा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. Often characters are given names that reflect their personalities. तो यूजुअली क्या होता है, जो आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसमें कैरेक्टर्स का जो नाम होता है वो ऐसा होता है जो उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. द मेन कैरेक्टर इन दिस टेक्स्ट हैज़ 2 डिफरेंट नेम्स. और इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? द डॉग, जिसके 2 डिफरेंट नेम्स हैं. टेक अ क्लोज लुक एट बोथ द नेम्स. और आपको बेसिकली ये बताना है कि बोथ द ओनर्स, उन दोनों ने उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देख के नाम दिया था. In what way did each name reflect the dog's behavior with that owner? तो जैसे जो फर्स्ट ओनर था स्किफ मिलर, उसने उसका नाम दिया ब्राउन, और जो सेकंड उनके जो मास्टर थे वॉल्ट और मेज, उनने उनका नाम दिया वुल्फ. तो तुम्हें ये बताना है क्या दोनों ने अपने हिसाब से सूटेबल नेम दिया. द नेम वुल्फ, अब यहाँ पे जो हम पहली बात करेंगे वुल्फ की. द नेम वुल्फ रिप्रेजेंट्स द अनसोशिएबल एंड इनडिफरेंट नेचर ऑफ द डॉग. वो जो डॉग था वो बिल्कुल अनसोशिएबल था, उसका जो बिल्ड था बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड द नेचर ऑफ द डॉग मतलब बहुत इनडिफरेंट था वो, इसीलिए उन लोगों ने उसका नाम वुल्फ रखा. डॉग्स आर यूजुअली फ्रेंडली एंड ईजी टू पेट, बट अनलाइक अ डॉग इट एक्टेड लाइक अ वाइल्ड क्रिएचर नॉट रेडी टू बी फ्रेंडली. डॉग्स जो होते हैं यूजुअली बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, उनको पेट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन अनलाइक अ डॉग, जो ये पर्टिकुलर डॉग था जिनका नाम उन्होंने वुल्फ रखा, क्यों रखा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली था, अनसोशिएबल था. नेक्स्ट इज द नेम ब्राउन रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ इट्स कोट एंड द टफ स्मार्ट एंड फेथफुल डॉग. ये जो नाम है ब्राउन, ये उसके कोट के कलर के बारे में डिफाइन करता है, और ये क्या बताता है? दैट ही वॉज अ टफ स्मार्ट एंड फेथफुल डॉग. तो येस, ईच ओनर हैड गिवन अ सूटेबल नेम टू द डॉग, इसलिए दोनों ने सही नाम दिया था उसको. आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. Consider the title of the text. You will find that the writer has used both names. Do you think this makes for a suitable title for this text? Why or why not? तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ब्राउन वुल्फ. ब्राउन वुल्फ बेसिकली दोनों ही मास्टर ने जो उनका नाम रखा था हमने यूज़ किया. क्या ये सही है? इस टाइटल को जिस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया, क्या वो सही है, सूटेबल है? येस, द टाइटल इज सूटेबल फॉर द स्टोरी एज द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ डॉग विथ 2 मास्टर्स एंड हाउ दे न्यू हिम इन अ डिफरेंट वे. सो येस, ये जो टाइटल है वो सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी है वो डॉग जब 2 लोगों के साथ, 2 मास्टर्स के साथ रहता है उसके बारे में है, और दोनों उसको अलग तरीके से जानते हैं. एक जानता है कि डॉग बहुत ज़्यादा टफ है, जो स्लेज का लीड डॉग है, और दूसरे लोगों को लगता है कि ये जो डॉग है ये है तो स्ट्रॉन्ग बट बहुत ज़्यादा काम्ड है, बहुत ज़्यादा शांत रहता है, एंड दे थॉट दैट ही वॉज वेरी अनफ्रेंडली. तो यहाँ पे जो पूरी स्टोरी ही जब इस 2 टॉपिक पे है, इन 2 सिचुएशंस पे है, तो येस, द 2 नेम्स सिंबलाइज द 2 डिफरेंट सिचुएशंस एंड मास्टर्स ऑफ हिज लाइफ. ये जो 2 नेम है ये क्या सिंबलाइज करते हैं? इसकी लाइफ के, डॉग की लाइफ की 2 सिचुएशन और उनकी लाइफ के 2 मास्टर्स को. अब है रीड दीज सेंटेंसेस. हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर पार्ट. His eyes were twin topazes, golden and brown. At the change in Skiff Miller's voice, Wolf lifted his head quickly. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेजेस की और क्लॉज की. फ्रेज क्या होते हैं और क्लॉज क्या होते हैं? वी नो दैट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन सेंटेंस 1 फॉर्म अ फ्रेज. हमें पता है कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं सेंटेंस 1 में दे फॉर्म अ फ्रेज. अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एलिमेंट नहीं होता. जैसे आप यहाँ देखो, गोल्डन एंड ब्राउन. व्हाट इज गोल्डन एंड ब्राउन? यू डोंट नो. व्हाट इज हैपनिंग टू दिस गोल्डन एंड ब्राउन? यू डोंट नो. सो यहाँ पे दीज आर ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, दोनों कंपोनेंट्स मिसिंग है इसमें, राइट? सो लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें आप देखो, वोल्फ लिफ्टेड हिज हेड क्विकली. सो सब्जेक्ट क्या है? वोल्फ. क्या किया उसने? लिफ्ट किया है. तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कंपोनेंट्स हैं. यस. तो जिसमें आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं फ्रेज. सो या तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा, वर्ब भी नहीं होगा, या तो सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, या तो सब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब होगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे. लेकिन ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, इसे हम कहते हैं क्लॉज. इसे हम क्या कहते हैं?
क्लॉज कहते हैं। सो अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे जो हमने ग्रामर पार्ट कवर किया उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और क्लॉज, फ्रेजेस बहुत अच्छे से हमने उसको पूरा कवर किया है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो नाउ आइडेंटिफाई करना क्या है, आपको सेंटेंसेस दिए हैं और हाईलाइटेड करके कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको ये बताना है वो फ्रेज है या क्लॉज है। आई लव द लुक ऑफ दैट रिच फ्रूट सैलेड विद आइसक्रीम। रिच फूड सैलेड विद आइसक्रीम, तो ये ठीक है, हम बात कर रहे होंगे रिच फ्रूट सैलेड विद आइसक्रीम का, लेकिन उसका क्या, यहाँ पे कोई वर्ब एलिमेंट है नहीं है, तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। सेकेंड क्या है, डिड यू नो दैट रीता हैड मूव्ड इनटू अ न्यू होम। क्या तुम्हें पता है कि रीता जो है एक न्यू होम में मूव कर चुकी है। अब यहाँ देखो, रीता हैज मूव्ड इनटू अ न्यू होम, रीता सब्जेक्ट है, मूव कर चुकी है ये वर्ब है, ये हमें प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, ये हो गया क्लॉज। सो दिस इज व्हाट, इट्स अ क्लॉज। नेक्स्ट इज The kitten ran around the room excited by the ball of wool. So जो किटन थी, जो बिल्ली का बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया वूल के राउंड को, बॉल को देख के, और वो पूरे रूम में मूव कर रहा था। अब यहाँ है द किटन रैन अराउंड द रूम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द किटन क्या कर रहा है, वो रन करने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉज हो जाएगा। The inter-school drawing and painting competition will be held this Sunday. अब सिर्फ इस पार्ट को देखो, the inter-school drawing and painting competition, तो inter-school drawing और painting competition है, उसका क्या, कब होने वाला है, होने वाला है, नहीं होने वाला है, कैंसिल हो गया है, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फ्रेज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ फ्रेज। ठीक है, दिस इज अ क्लॉज, दिस इज अ फ्रेज। नेक्स्ट हम देखते हैं, द पर्सन हु इज इन अ ब्लू साड़ी इज माई आंट काजल। वो औरत जो कि एक ब्लू साड़ी में है वो मेरी आंट है। अब रिमेंबर दिस थिंग, हु इज इन अ ब्लू साड़ी, अब ये पर्सन को डिफाइन कर रहा है, बेसिकली ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है। क्लॉज क्यों है ये, हु सब्जेक्ट है, इज इन अ ब्लू साड़ी इज वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं आपके पास, तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको क्लॉज बोलते हो। और ये जो क्लॉज है, हु इज इन अ ब्लू साड़ी, सो ये जो क्लॉज है ये आपके नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। The procession moved slowly along the narrow and busy streets of the town. अब यहाँ पे है along the narrow and busy streets of town, लेकिन क्या यहाँ पे आपको पता है what is there along the narrow and busy streets of town, नहीं, तो ये phrase है, ये clause है। okay? Next question है, we have learned about phrases and clauses. Let us know and look at adverbial phrases and clauses. अब हम adverb phrase और adverb clauses को देखते हैं। Wolf ears flattened down at the sound of his master's voice. Wolf ears flattened down when he heard his master's voice. अब ये दोनों सेंटेंस को देखो, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि जब उसने उसके मास्टर की आवाज आई तो उसके कान खड़े हो गए, flattened down, ठीक है। अब यहाँ पे है Wolf always ran towards the north. Every time Wolf ran away, he went towards the north. दोनों एक ही बात कर रहे हैं। सेंटेंस 1 और सेंटेंस 3 जो हैं ये सिंपल फ्रेजेस हैं, हाईलाइटेड द वर्ब फ्रॉम फ्रेजेस दैट एक्ट एज एडवर्ब्स। सो यहाँ पे लेकिन जो सेकेंड और फोर्थ सेंटेंस है वो क्लॉजेस हैं, देखो यहाँ पे समझाती हूँ मैं। वोल्फ ईयर्स फ्लैटेंड डाउन एट द साउंड ऑफ हिज मास्टर्स वॉइस, और दूसरी जगह क्या लिखा है, वोल्फ ईयर्स फ्लैटेंड डाउन व्हेन ही हर्ड हिज मास्टर्स वॉइस, when he heard his master's voice at the sound of his master's voice. अपने मास्टर की वॉइस के साउंड पे क्या हुआ वो नहीं पता, तो ये तो फ्रेज है, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब क्या हुआ वो नहीं पता। एट द साउंड ऑफ हिज मास्टर्स वॉइस इतना ही पता है, मास्टर की वॉइस के साउंड पे, लेकिन हुआ क्या वो नहीं पता। लेकिन यहाँ देखो when he heard his master's voice, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, हर्ड जो है वो वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है। ये फ्रेज की तरह एक्ट कर रहा है, ये क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है। और एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वो बता रहा है व्हेन डिड समथिंग हैपन, जब उसने उसकी मास्टर की आवाज सुनी। सिमिलरली यहाँ देखो, वोल्फ ऑलवेज रैन अवे टूवर्ड्स द नॉर्थ, वो कहाँ दौड़ के जाता था, टूवर्ड्स द नॉर्थ, वेयर, टूवर्ड्स द नॉर्थ। एवरी टाइम वोल्फ रन अवे ही वेंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ऊपर वाला होता है फ्रेज, नीचे वाला हो जाता है एक क्लॉज। तो अब आपको यहाँ पे क्या बता दें, इस टेबल को देखो, द प्लेन टुक ऑफ, अगर मैं बोलूंगी द प्लेन टुक ऑफ देन, उस वक्त प्लेन
टेक ऑफ कर चुका था, तो ये देन तो नो सब्जेक्ट नो वर्ब, तो ये हो जाएगा, ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है, इट्स नॉट इवन अ फ्रेज। लेकिन एट द स्केड्यूल टाइम, स्केड्यूल टाइम पे, तो एट द स्केड्यूल टाइम में सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें देयर इज नो सब्जेक्ट, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। व्हेन द पायलट गॉट क्लियरेंस फ्रॉम द टावर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है पायलट, गॉट क्लियरेंस हो गया तुम्हारा वर्ब, ये हो गया एडवर्बियल क्लॉज हो गया, नॉट अ फ्रेज बट अ क्लॉज। आते हैं हम नेक्स्ट, द चिल्ड्रन प्लेड नियर बाय, बच्चे पास में खेल रहे थे, वेयर डिड द चिल्ड्रन प्ले, नियर बाय, ये सिंपल जो है एडवर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूँ द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क नियर बाय, तो ये एक फ्रेज है, इन द पार्क नियर बाय। और अगर मैंने कहा द चिल्ड्रन प्लेड वेर एवर दे कुड फाइंड शेड इन द पार्क, वेर एवर इज सब्जेक्ट, वेर एवर दे इज योर सब्जेक्ट, कुड फाइंड हो गया वर्ब, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, ये हो जाता है तुम्हारा एडवर्बियल क्लॉज। He left the room angrily. How did he leave the room angrily? तो ये है तुम्हारा adverb of manner, ये simple adverb है। He left the room with a look of anger on his face. With a look of anger on his face हो गया तुम्हारा phrase and adverbial phrase, and he left the room like he had never been so displeased. ये क्या हो जाएगा, ये हो गया adverbial clause। तो आप जो हो एक ही sentence को तीन तरीके से लिख सकते हो, phrase भी include कर सकते हैं, clause भी introduce कर सकते हो। करना क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं और वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइटेड करके दिए हुए हैं, उन फ्रेजेस को क्लॉजेस में चेंज करना है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है कुमार मेट हिज आंट आफ्टर मेनी ईयर्स, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, इट वॉज आफ्टर मेनी ईयर्स दैट कुमार मेट हिज आंट, इट वॉज आफ्टर मेनी ईयर्स, इट हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया वर्ब, आफ्टर मेनी ईयर्स, तो दोनों जगह सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट है, तो ये हो गया क्लॉज। अब आते हैं नेक्स्ट, द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड ऑन आर अराइवल, द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड ऑन आर अराइवल। अब ऑन आर अराइवल को चेंज करके हम लिख सकते हैं द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड वंस वी अराइव्ड, वी हो गया सब्जेक्ट, अराइव्ड हो गया वर्ब, ठीक है, क्लॉज बन गया ये एडवर्बियल क्लॉज। नेक्स्ट है गौरी फीड्स द फिश बिफोर लीविंग फॉर स्कूल, गौरी जो है वो फिश को खाना खिलाती है बिफोर लीविंग फॉर स्कूल। अब यहाँ पे है बिफोर लीविंग फॉर स्कूल, अब इसको आप चेंज करके क्या कर दोगे, गौरी फीड्स द फिश बिफोर शी लीव्स फॉर स्कूल, अब शी सब्जेक्ट हो गया, लीव्स वर्ब हो गया, सिंपल। इट इज बेस्ट टू प्रैक्टिस इन अ प्लेस विथ नो डिस्टर्बेंस, इट इज बेस्ट टू प्रैक्टिस इन अ प्लेस विथ नो डिस्टर्बेंस। अब ये जो विथ नो डिस्टर्बेंस है उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, इट इज बेस्ट टू प्रैक्टिस इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस, जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, वेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, बन गया ये एडवर्बियल क्लॉज। We have to start now to catch the train, we have to start now to catch the train, तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे we have to start at this point to catch the train. The match was exciting right till the end. The match was exciting till when it ended. It ended. Subject and verb. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which words or phrases in the text have these meanings? तो अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें जो कुछ वर्ड्स हैं जो जिनके मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमें बताना है वो वर्ड्स कौन सा वाला रहेगा। साइज एंड शेप ऑफ वंस बॉडी इज बिल्ड, आपकी बिल्ड कैसी है। सॉ स्पॉटेड, पास्ड टाइम वेंट बाय, वॉज सीन केम इनटू व्यू, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ऑन द राइट ट्रैक, at that point of time, at that juncture, be meaningful and have some value, have some weight, stood up, got to his feet. Okay? अब है यहाँ पे match the highlighted phrases in A with their meanings in B. So यहाँ पे जो highlighted phrases हैं वो सारे कुछ जो हैं वो highlight मतलब जो highlight किए हुए हैं उनका meaning आपको बी पार्ट में दिया हुआ है, मैच करना है। हम सीधे आंसर्स की तरफ जाएंगे। द रिमार्केबल थिंग अबाउट दिस हिज डिसअपियरिंग वाज दैट एवरी टाइम ही फ्लेड ही वेंट नॉर्थ। रिमार्केबल का मतलब यहाँ पे होगा अमेजमेंट, मतलब द मोस्ट अमेजिंग थिंग, सरप्राइजिंग थिंग। After the futile year of many flights, he decided to remain at the cottage. After a futile year का मतलब होता है wasteful year.
It was a great victory for they alone were allowed to touch him. Great victory का मतलब big achievement है यहाँ पे. Skiff Miller saw the dog and a look of great wonder came into his face. इसका मतलब है unusual or very interesting. And last one is, well then, I might as well be getting along, Skiff Miller said in the ordinary tones of one's departing. Ordinary tones का मतलब होता है in the normal usual way of speaking. And here we are done with all the questions of this chapter. So the chapter is totally finished. Explanation हो गया, question answers हो गए और grammar solutions भी हो गए. If you have any doubt, what will you do? आप मुझे comment section में लिख के बताओगे. Do one thing, just tag Swati V. तो in that case it will be possible for me to understand exactly कि आपको doubt क्या है, वरना इतने सारे messages में नहीं समझ में आता. ठीक है. अब मैंने आपसे कहा था दैट आई विल टेल यू कि किस तरीके से आप ये वीडियोस जो हैं वेबसाइट पे देख सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो है या इसके बाद का वीडियो है. सो इसके लिए यू विल हैव टू विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com. यहाँ पे होम पेज में यू विल फाइंड ऑल द क्लासेस. सो आप क्लास 6 में जाओगे. क्लास 6 में जैसे यहाँ पे है क्लास 6 की NCERT बुक्स हैं, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर है, यहाँ पे इफ़ यू कैन सी दिस इज क्लास 6 का गुलमोहर. यहाँ पे यू विल गो, क्लिक ऑन दिस एंड आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे. तो इन चैप्टर्स वाइज वीडियोस में जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उस पर आप क्लिक करोगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? नाउ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. टेक केयर. बाय.